जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी, जिसमें टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ में कवर कराया जाएगा। जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये आपके 20 क्वेश्चनों को मजबूत कराने के लिए एक इरादा है, एक सपना है। ठीक है ना, याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहला सवाल देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसे एक शब्द में आप लोग क्या उत्तर करोगे। ये वाक्य है, पूरा वाक्य। इसके लिए आप लोग एक शब्द में आंसर कर दो। जैसे 10 मुख वाले के लिए दशानन कहा जाता है। ठीक ना, इसी प्रकार से जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहोगे। सारे ऑप्शंस पढ़ो। अद्भुत कहोगे तो देखिए, जो देखने में विचित्र लगे उसे अद्भुत कहते हैं। जैसा पहले ना हुआ हो अपूर्व कहते हैं। पहले कभी ना हुआ हो तो उसे नाम अभूतपूर्व देते हैं। तो इस सवाल का आंसर आपका बी विकल्प जाएगा। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी उपमा ना दी जाए, अर्थात जिसे परिभाषित ना किया जाए, उसे अनुपम कहा जाता है। तो ये सवाल क्लियर हुआ। सवाल नंबर 2 देखिए। जो कहा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहोगे। अकथनीय कहोगे, अक्षम्य, अजर या अगम्य। जो कहा ना जा सके, पकड़ लिया होगा, उसे एक शब्द में नाम देते हैं अकथनीय। जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे कहते हैं अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहेंगे, लेकिन जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे अक्षम्य कहते हैं। क्योंकि ए वर्ड किसी के साथ में भी, है ना, किसी के भी प्रारंभ में लग जाता है तो ये कमी का घोतक होता है, कमी दिखाता है ए वर्ड। अजर किसे कहते हैं? देखिए, जर का मतलब जर होता है बूढ़े का पर्यायवाची, और ए लगा हुआ है तो अजर का मतलब है जो कभी बूढ़ा ना हो। अगम्य, अगम्य, गम्य मतलब जाना, अगम्य अर्थात जहां जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, उसके लिए एक शब्द में क्या कहोगे। अनुकूल कहोगे, समानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। सारे ऑप्शंस पढ़िए फिर बताइए। जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे एक शब्द में नाम दिया जाएगा समयानुकूल, यानी समय के साथ अनुकूल, याद रखना। ठीक है, तो सही आंसर था डी विकल्प। आगे आइए सवाल नंबर 4 की तरफ। जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाएगा। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, अज्ञ, विशेषज्ञ या फिर कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे नाम दिया जाएगा सर्वज्ञ। जो विशेष जानकारी रखता हो वो विशेषज्ञ है। जो कुछ ना जानता हो वो अज्ञ है ना। जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ है, और जो किए गए उपकार को ना मानता हो वो कृतघ्न है, याद रखना। आगे आइए सवाल नंबर 5 की तरफ। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर है, सुगर्दन या सुदर्शन, सुगत या सुग्रीव। बताइए, सुगर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो। अब आप में से बहुत करेंगे सुगर्दन, तो देखिए सुगर्दन नहीं होता। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे एक शब्द में नाम दिया जाता है सुग्रीव। सुग्रीव की गर्दन सुंदर थी। सुदर्शन, जिसके दर्शन अच्छे हों। सुगत, जहां जाना अच्छा हो, याद रखना। लेकिन इसका कोई मीन्स यहाँ इसके संदर्भ में नहीं निकलेगा। आगे आइए सवाल नंबर 6 की तरफ। लौकिक का अर्थ क्या होता है। लौकिक बोल दो या इही लौकिक बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, लौकिक हो या इही लौकिक, इही लौकिक भी एक ही अर्थ प्रदान करेगा। ठीक है ना, इही लौकिक। और एक होता है अलौकिक, अलौकिक होता है। इन तीनों का अर्थ क्या है। देखिए, लौकिक का अर्थ होता है जिसका संबंध इस लोक से हो। इही लौकिक का मतलब भी होता है जिसका संबंध इस लोक से हो। अलौकिक का मतलब होता है जिसका संबंध इस लोक से हो ही ना। तो देखिए, यहाँ इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, लौकिक का अर्थ है जो इस लोक की बात हो, है ना। जो इस लोक की बात हो वही अलौकिक है, याद रखना। लौकी से बना नहीं है, ये नहीं हो सकता। एक समान दिखने वाला नहीं हो सकता, पकड़ लिया गया ये भी नहीं हो सकता।
सवाल नंबर 7 में देखिए, पुरुष व स्त्री के जोड़े को आप एक शब्द में किस प्रकार से डिफाइन करोगे। जो पुरुष व स्त्री का जोड़ा होता है, क्या उसे पति पत्नी बोला जाता है? बताइए। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युगल बोलोगे, युगल प्रेमियों का जोड़ा होता है भाई, याद रखना। लेकिन पति और पत्नी अर्थात पुरुष व स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे खुद दंपत्ति के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना, उपयोगी एक एक क्वेश्चन। तो पुरुष व स्त्री का जो जोड़ा है उसे दंपत्ति नाम दिया जाएगा। आगे बढ़िए। विधान मंडल, ये विधाना लिखा हुआ है गलती से, है ना, वैसे लिखा जाएगा विधान मंडल। जो विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि हो, है ना, जो विधान मंडल मंडल के द्वारा पारित या स्वीकृत विधि हो, विधि मतलब कानून, ऐसा कानून जो विधान मंडल के द्वारा पारित हो या स्वीकृत हो, उसे क्या नाम दिया जाएगा? नियम, विनियम, अध्यादेश या अधिनियम? तो देखिए उसे बोलेंगे हम अधिनियम, एक्ट। अधिनियम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अधिनियम को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्ट। एक्ट मतलब कानून भी कह सकते हैं, याद रखना ये चीज़। तो जो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत है और उस विधि से कानून बनाया गया है तो वो अधिनियम कहलाएगा, नियम नहीं कहलाएगा, विनियम नहीं कहलाएगा, अध्यादेश नहीं कहलाएगा, याद रखो। आगे आइए। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति एक शब्द में क्या कही जाएगी? कार्य को नए ढंग से पारस्परिक कही जाएगी, नवागत रूप कही जाएगी, नवीनीकरण या फिर आधुनिकरण? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पक्का गलती करवाएगा ही करवाएगा, ठीक ना। बताइए जरा। कार्य को नए ढंग से करना है ना, नए ढंग से, नवीन। अब आप कहेंगे आधुनिक का मतलब भी नवीन ही नहीं। कार्य को नए ढंग से करने के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प हो जाएगा वो नवीनीकरण हो जाएगा, क्योंकि हमको सबको सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना है, इसीलिए हमको ये याद भी करने पड़ते हैं, याद रखो। सवाल नंबर 10 देखो। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। आपको किसी निश्चित समय के भीतर आपने पत्र भेजा, उसका उत्तर प्राप्त ना हुआ, अब इस दशा में अनुबोधक के रूप में, अनुबोधक के रूप में आपके द्वारा भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाएगा? प्रतिवेदन कहलाएगा, ज्ञापन कहलाएगा, अनुस्मारक कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? देखिए अनुस्मारक ही कहलाएगा। अनुश्रवण का मतलब होता है उसे दोबारा से याद दिलाना। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल के, है ना, फेवर में चला जाएगा। तो 10 नंबर के लिए डी ठीक है। 11वां नंबर देख लिए। 11वां नंबर है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाएगा? बागी कहलाएंगे, जठरानल, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही, क्या कहलाएगा? देखिए जिसने विद्रोह में भाग लिया हो वो विद्रोही कहलाएगा, जिसने विश्वासघात किया हो विश्वासघाती कहलाएगा, ठीक है ना। जो मरने मारने पर उतारू हो गया हो वो बागू कहलाएगा, झगड़ा बागी कहलाएगा, झगड़ालू कहलाएगा। लेकिन जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है वो देशद्रोही कहलाएगा। तो ऑप्शन तीसरा राइट था यहाँ। अगला सवाल देखिए। जंगल में लगने वाली आग, बहुत पूछता है एसएससी इस क्वेश्चन को। वो आग जो जंगल में लगी हुई है उसे एक शब्द में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जठरानल बोलेंगे? तो देखिए जठरानल नहीं बोलेंगे, जठरानल बोलते हैं पेट में लगने वाली आग को। दावानल, दावानल किससे कहते हैं दोस्त? दावानल ही कहते हैं। जंगल में आग लग जाएगी उसे दबाओगे, दावानल कहते हैं। बड़वानल, बड़वानल दोस्त समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को। कामानल यानी काम के प्रति लगने वाली, है ना, काम के प्रति प्रेम संबंधी समस्या होती है, काम के प्रति लगने वाली आग को कामानल कहा जाता है, जैसे कि कामदेव, इनका पर्यायवाची भी है। सवाल नंबर 13 देखो। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या नाम दिया जाएगा? वह स्त्री जिसकी कोई संतान ही ना है तो उसे क्या नाम देंगे? कुल्टा, बांझ, अप्रसूता, मतलब अप्रसूता या फिर विधवा? जरा बताइए। तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान ही ना है तो उसे नाम दिया जाएगा एक शब्द में बांझ। ऑप्शन यहाँ बी विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुल्टा तो आपको पता है ऐसी स्त्री के लिए बोलते हैं कि जो अपने कुल के लिए कुछ उल्टा सीधा काम कर देती है। विधवा जिसका पति मर गया हो और सधवा जिसका पति जिंदा हो। आगे बढ़िए। अगला है रसामवादन के लिए वाक्यांश क्या होगा? अब की बार एक शब्द
एक शब्द आपको दिया हुआ है रसाम वादन, इसके लिए पूरा वाक्य पूछा है कि पूरा वाक्य क्या होगा। किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना, या फिर किसी बात में रुचि लेना। तो ये जो रसाम वादन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है किसी रस का उपभोग करना अर्थात इस्तेमाल करना अर्थात पीना। आगे आइए, वर्णातीत के लिए सही विकल्प क्या होगा। वर्णातीत जैसे कि कालातीत, ऐसा काल जो अतीत हो गया हो, लेकिन यहाँ पे वर्णातीत आप लोग बताएंगे कि वर्णातीत के लिए सही अर्थ क्या होगा। अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, या फिर वर्णन से ही परे। तो देखिए वर्णन से ही परे है ना, वर्णातीत का मतलब हो जाएगा वर्ण से ही परे है ना। अतीत का मतलब यहाँ पे परे से आएगा, तो वर्ण से परे। तो डी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर है। सवाल नंबर 16 पे आ जाइए, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। आपने कोई पत्र या फिर किसी से कोई प्रश्न किया, आपको उसके उत्तर की अपेक्षा है, तो अगर इसे एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोला जाएगा। उत्तरीय बोला जाएगा, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, या फिर उत्तरापेक्षी। तो आप एक शब्द में से क्या बोलोगे, एक शब्द में बोला जाएगा उत्तरापेक्षी, यानी उत्तरा की अपेक्षा, अपेक्षी, अपेक्षा। सवाल नंबर 17, जिसके समान दूसरा ना हो उसे एक शब्द में क्या नाम देंगे। जिसके समान कोई दूसरा ही नहीं है। अलौकिक अर्थात जो इस लोक से संबंध न रखता हो। अगम जहाँ जाया ना जा सके। अप्रतिभा जिसके अंदर कोई प्रतिभा ना हो। अच्छा, अप्रीतम इतना प्रिय कि जिसके समान कोई दूसरा ही ना हो। अप्रीतम, अप्रीतम प्रसिद्ध का पर्यायवाची है, जिसके समान कोई दूसरा ही ना हो। तो यहाँ सही आंसर है डी विकल्प। सवाल नंबर 18 देखो, जहां पहुंचा ना जा सके। जहां पहुंचा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे। दुर्गम, अधिगम, अगम, या सुगम। जहां पहुंचा ना जा सके, तो देखिए सुगम जहां जाना अच्छा है। दुर्गम, दुर्गम, दुर मतलब बुरा, दुर्गम भी है, ठीक है, लेकिन जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए सटीक विकल्प एगम, एगम, अगम, अगम हो जाएगा। तो इस विकल्प में सही आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा सी ऑप्शन, परफेक्ट ही बताना है। सवाल नंबर 19 देखो, जो बहुत बातें करता हो उसे एक शब्द में क्या नाम देंगे। जो बहुत बातें करता है। बधिर, बधिर मतलब बहरा। बहुअज्ञ जो बहुत जानता हो। वचनीय या वाचाल। तो देखिए जो बहुत अधिक बातें करता है उसे एक शब्द में बोलेंगे वाचाल। बहुत ज़्यादा बोलने वाला है ना, वाचाल। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है मूक। मूक का मतलब होता है गूंगा। आगे आइए सवाल नंबर 20 की तरफ। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है। अतिवृष्टि, अति मतलब होता है ज़्यादा, अधिक, तो अतिवृष्टि मतलब वर्षा। तो अतिवृष्टि का अर्थ क्या हो जाएगा। अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, या फिर अत्यधिक संतुष्ट होना। तो सही आंसर है अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा का होना। और एक इसका विलोम होता है अनावृष्टि। तो अनावृष्टि का जो मतलब होता है वो होता है बहुत कम वर्षा होना, यानी कि वर्षा का ना होना। सवाल नंबर 21 देखो, अनुमति का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारे विकल्प पढ़िए। अनुमति का अर्थ क्या हो जाएगा। किसी कार्य की आज्ञा, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, क्या होगा। अनुमति, अनुमति का मतलब हम लोग अलाउ करते हैं, सहमति प्रदान करते हैं। तो किसी कार्य के लिए सहमति प्रदान करना, ये डी विकल्प इसमें बिल्कुल बेटर ऑप्शन है। आगे आइए, अन्योनाश्रित का सही अर्थ क्या है। अन्योनाश्रित एक शब्द है अन्योनाश्रित, इसके लिए पूरा वाक्य क्या बोला जाएगा। अन्योनाश्रित किसी और पर आश्रित होना, किसी दूसरे पर, या फिर किसी पर आश्रित ना होना, तो क्या हो सकता है। तो देखिए अन्यो, अन्य पर आश्रित यानी किसी एक दूसरे पर आश्रित होना, है ना। ऐसे मत करना किसी पर आश्रित। अन्योनाश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर, मैं तुम पर, तुम मुझ पर आश्रित हैं, यही अन्योनाश्रित है। अगला सवाल देखिए, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या नाम देते हैं। ऐसा शाम का समय जब पशु, उनके पीछे किसान घर लौट के आ रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे। सूर्यास्त जब सूर्य छुप गया हो, सायकालीन बेला बोला जाएगा। अपराह्न या पूराह्न इस प्रकार से भी बोला जाता है। तो इसे नाम देते हैं गोधूली, ठीक ना। नाम क्या दिया जाता है इसे, गोधूली नाम दिया जाता है ऐसी सायकालीन बेला को। लेकिन
यहाँ है अपराहन। अपराहन का जो अर्थ है उसे क्या नाम देते हैं? तो अपराहन जो होता है वो दोपहर के बाद का समय होता है। पूराहन जो होता है वो दोपहर से पहले का समय होता है, याद रखना। अपराह्न का अर्थ दोपहर के बाद का और पूराह्न का अर्थ होता है दोपहर के पहले का, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे एक शब्द में क्या नाम देंगे? जो दूसरे के सहारे जीवित है ना? परावलंबी, पराश्रित, बताइए, परोपजीवी। ये दूसरे के सहारे जीवित है तो उसे नाम देंगे परोपजीवी, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग इसमें पराश्रित लगाते हैं, नहीं, उसे एक शब्द में बेटर ऑप्शन है परोपजीवी, याद रखो। किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होगा? उदारता के साथ और कृपा पूर्वक किया गया व्यवहार विग्रह कहलाएगा, अनुग्रह कहलाएगा, अवग्रह कहलाएगा। तो किसी के प्रति उदारता पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार है वो कहलाता है अनुग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 26। दो पर्वतों के बीच की भूमि इसे एक शब्द में क्या नाम देंगे? दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है घाटी कहलाती है क्या? दुर्गम, द्रोण, बेसिन, उपत्यका, क्या कहलाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा दो पर्वतों के बीच की भूमि उपत्यका कहलाती है। ए विकल्प ठीक है। 27। जिसे पार करना कठिन हो, ये यहाँ पे पार है, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? तो आप दुर्गम के लिए पूछ रहे थे ना कि दुर्गम का अर्थ क्या होता है? तो दुर्गम का मतलब होता है जिसे पार करना कठिन हो, है ना। आगम एक शास्त्र है, ग्रंथ है, याद रखना, ठीक ना। अगम्य अर्थात जहाँ जाया ना जा सके, लेकिन दुर्गम, दुर मतलब बुरा, बुरा गम, जिसे पार करना कठिन हो, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन। जो शत्रु की हत्या करता है उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाता है? जो शत्रु की हत्या करता है, तो देखिए, निर्दय जिसके अंदर दया ना हो, जन्मांध जो जन्म से अंधा हो, नश्वर अर्थात जो चीज़ नासवान है, शत्रुघ्न जो शत्रु की हत्या करता हो उसे ही शत्रुघ्न कहा जाता है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल ठीक था। सवाल नंबर 29 देखो। जिसके आर पार देखा जा सके उसे एक शब्द में क्या नाम दिया जाएगा? जिसके आर पार देखा जा सके, तो देखिए उसे नाम दिया जाएगा पारदर्शी। जो छोटे छोटे कणों को दिखाए सूक्ष्मदर्शी, जो दूर तक की बात दिखाए दूरदर्शी, जिसमें तल ना हो अतल, है ना, अतल, अतलदर्शी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। हर काम को देर से करने वाला, हर काम में देर करने वाला उसे क्या नाम देंगे? अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री या फिर अदूरदर्शी, बताइए। तो देखिए, दूरदर्शी जो होता है वो दूर की चीज़ देख लेता है, अदूरदर्शी वो नहीं देख पाता, लेकिन हर काम को देर से करने वाला होता है दीर्घसूत्री। तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगली वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा इसी टॉपिक से। जय हिंद।